हेलो अमर, मैं कहीं गलत वक्त पर तो नहीं आ गया? अरे सामन साहब आप। हेलो विक्रम जी। ब्रदर मैं चलता हूँ। नहीं अमर, मुझे दरअसल तुमसे ही काम है। कुछ नहीं, विशाखा के केस पेपर्स पर तुम्हारे दस्तखत चाहिए थे। मेरे? साइन करके चले जाना। आई एम सॉरी। या अमर के स्टेटमेंट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे हाथ किस तरह से बंधे हुए हैं। मैं समझ सकता हूँ। कातिल की सिर्फ पीठ देखकर आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इन सब बातों से मैंने एक अंदाजा लगाया है कि कोई हमारे घर पर नजर रखे हुए था और मौका मिलते ही उसने। कौन हो सकता है ये? जी इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज ये सारी फॉर्मेलिटीज जल्दी पूरी कीजिए। श्योर, साइन दिस। या कीप इट ऑन द टेबल प्लीज। भैया मैं क्या? ये आजकल की जनरेशन बहुत जल्दी एक्साइट हो जाती है? इसीलिए तो आप जैसे लोगों से समझदारी की उम्मीद रखती है ये पीढ़ी। मैं कुछ समझा नहीं। विशु की मौत से जिस तरह मुझे दुख हुआ है, उस तरह अमर को भी गहरा सदमा पहुंचा है। वो विशु को बहुत चाहता था। दरअसल मैं उन दोनों की शादी की बात छेड़ने वाला था, लेकिन बदकिस्मती से उसी दिन ये सब कुछ हुआ। और जो कुछ भी हुआ वो अमर की आंखों के सामने हुआ। मैं आपकी बात समझ रहा हूं विक्रम जी। हमें भी कोई खुशी नहीं हो रही ये सब करते हुए, बट इट्स पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी। देखिए, आपको जो कुछ भी पूछना है मुझसे पूछिए। बार बार ये हादसा दोहराने से अमर को तकलीफ होती है। अब क्या करें विक्रम जी? ये अमर की बदकिस्मती कहो या फिर पुलिस की अच्छी किस्मत कहो, मगर महेश के बाद विशाखा की हत्या का भी इकलौता गवाह अमर ही है। हमारा सारा ध्यान उसी की इंफॉर्मेशन पर है। हमारी तहकीकात उसी के डिटेल्स पर आगे बढ़ सकती है। हाँ, लेकिन उसने जो कुछ भी देखा बता दिया। अब कातिल की पीठ के अलावा उसके पास कोई डिटेल्स नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, आप उसे तकलीफ ना दें प्लीज। विक्रम जी, अभी कुछ ही दिन पहले किशन नाम के एक आदमी की हत्या कर दी गई, ठीक उसी तरह जिस तरह अमर ने महेश को मारा था, गर्दन की हड्डी तोड़कर। नाउ टेल मी मिस्टर विक्रम, व्हाट डू वी डू? महेश एक गुनहगार था। उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सही हुआ, लेकिन अमर को मैं जानता हूं सामंत साहब। काफी दिनों से वो मेरे साथ मेरी फैक्ट्री में काम कर रहा है। अनाथ है बेचारा। ही इज अ डिसेंट बॉय। उसको क्या पता हो सकता है इस खून खराबे के बारे में? विक्रम जी, आप प्लीज मेरे जज्बात को समझने की कोशिश कीजिए। मुझसे पूछिए जो कुछ पूछना है। ओके, जहां तक हो सके मैं उसे तकलीफ नहीं दूंगा। थैंक्स। लेकिन मेरी एक शर्त है। आप पिता बनने जा रहे हैं, इस खुशी में एक कप चाय पिलानी होगी। रिश्वत? आओ।
ये विक्रम की कंपनी का नया रेट कार्ड है। उसने तुमसे कंपटीशन करने के लिए मार्केट में अपनी रेट्स गिरा दी और उसका ये अंदाजा है कि तुम ज्यादा दिनों तक नुकसान नहीं सह पाओगे। अब मजा आएगा। हम इन रेट से 1000 रुपये कम में अपनी कार्स बेचेंगे। जब तक एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हमें मिल रहे हैं, इस बिजनेस में हम कोई भी नुकसान उठा सकते हैं। वैसे आज सामंत आया था, विशाखा की मौत के बारे में विक्रम से काफी देर तक बातें कर रहा था। यशवंत से भी सामंत का साथी मिला था। किशन के केस में उसे संभलने के लिए कह रहा था। तो ये लोग नए से मोर्चा खड़ा कर रहे हैं। बस 1-2 महीने की बात है अमर। तुम मुझे ऐसे रेट कार्ड्स ला के देते रहो, मैं कुछ पैसे बना लूं, फिर देखता हूँ एक एक। वो तो मैं करूंगा यहाँ, और हर 2 दिन बाद मैं विक्रम को विशाखा की यादों का डोज देता रहता हूँ और काफी हद तक असर भी होने लगा है। गुड। आज सामन से वो कह रहा था कि मुझे तकलीफ न दे। अगर उस घर में किसी से संभलना है ना, तो वो कृष्णकांत से। उसकी काबिलियत जानता हूँ। बस एक बार विक्रम की बिजनेस पर रेट कार्ड्स का असर होने दो, उसके बाद कृष्णकांत भी सोचने लगेगा कि ये नया खिलाड़ी है कौन जो मार्केट में उतरा है। सर, इस तरह से पहली बार मैंने किसी के फिंगरप्रिंट्स लिए। इन बड़े लोगों के मामलों में ऐसा करना पड़ता है हरीश। अमर के फिंगरप्रिंट्स इस कागज पर हैं। यशवंत की नींद भी हराम हो चुकी है। सर, उसके फिंगरप्रिंट्स लेने की वजह? हरीश, यशवंत एक टेढ़ी चाल वाला मोहरा है। किसी बड़े सौदे के वक्त उसे यह लीडरशिप मिली है, और आजकल अगर उसके ठांठ देखो तो ऐसा लग रहा है कि फिर से उसने कोई बड़ा सौदा किया है। सर, 2 दिन लॉकअप में बंद कर देते हैं, सब बोल देगा। नहीं हरीश, इस अमर यशवंत के सर पे बड़े लोगों का साया है। अब देखना यह है कि तुम्हारा कप और मेरा कागज इस केस पर क्या रोशनी डालते हैं। इम्पॉसिबल। हमारी रिड्यूस्ड कॉस्ट में और रघुनाथ की कॉस्ट में सिर्फ 1000 रुपए का डिफरेंस है। इसको ना तो मैं इत्तेफाक मानता हूं और ना ही उनकी अक्लमंदी। हमसे सिर्फ 1000 रुपए कम में रघुनाथ ने अपनी कारें मार्केट में बेची हैं। विक्रम, मुझे तो यह एक इत्तेफाक नजर आ रहा है। अच्छा, हमारी कंपनी अभी भी शुरू हुई है और इतने जल्दी इत्तेफाक भी शुरू हो गए? भैया, इसका मतलब हमारे कॉस्ट के फिगर्स रघुनाथ तक पहुंच गए? यस। अगर किसी को मेरे बिजनेस करने का तरीका पसंद नहीं है तो वो बेशक ही कंपनी छोड़ के चलेगा। इस कंपनी में गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं। अरे, वहां अश्विनी हॉस्पिटल में है। मैं माई को और बल्लू को उसके पास छोड़ आया हूं। काहे के लिए? ये सब देखने के लिए और सुनने के लिए? भैया, मैं जाऊंगा रघुनाथ के पास, जरा जाकर पूछूं तो सही कि उनको ये सब फिगर्स कहां से मिले। अब क्या फायदा होगा अमर, हमारी गाड़ियां तो मैदान में खड़ी रहेगी। मगर हमें इस बात का पता तो लगाना पड़ेगा ना कि उनको ये सब कहां से मिला। उस कॉस्ट की फिगर मैंने सिर्फ आप दोनों को दी थी कृष्णकांत जी। जी। मैंने डीलर्स को फोन कर दिए थे और वो फिगर्स उन तक पहुंचा दी थी। आपको यकीन है कि आपने डीलर्स को ही फोन किया था? मतलब क्या है तुम्हारा? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि हम उन डीलर्स से बात करते हैं जिनसे इन्होंने बात की है। हो सकता है उनमें से किसी ने रघुनाथ से हाथ मिला लिया हो। कृष्णकांत जी, उन सारे डीलर्स के फोन नंबर्स आप अमर को दे दीजिए, ये बात करेगा उनसे। जी। मैं देखता हूं। हेलो। ओह, अश्विनी भाभी को ऑपरेशन थिएटर लेकर गए। माई। हाँ, कैसी है अश्विनी? नहीं ठीक है, उसकी कंडीशन नॉर्मल है। बल्लू कहाँ है? बल्लू दवाई लाने गया बेटे। कब लेके गए उसे? 1 घंटा हो गया।
कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तू बैठ जा। हाँ बैठ जा। हाँ। ये क्या कर रहा हो? सिगरेट पी रहा हूँ। सॉरी। विक्रम के दिमाग में शक की लकीर खींच दी है मैंने, मगर सेठ कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि वो कृष्णकांत उन लकीरों को पार कर जाए। ये पैकेट कृष्णकांत की कार में छिपा दो, पुलिस इसे पकड़ लेगी, बाकी काम अपने आप ही हो जाएगा। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा सेठ? अरे नहीं, देख लेना कृष्णकांत इससे भी बच निकलेगा। अरे ये तो छोटा सा झटका है, और सामंत और उसके आदमी हमारे पीछे पड़े हुए हैं, कुछ दिनों के लिए उनका रुख भी बदल जाएगा। विक्रम बाप बनने वाला है। हाँ अमर, ये तो खुशी की बात है। खुशियां विक्रम को मिलेंगी जरूर, लेकिन दुख उसके नसीब में लिखा हुआ है। मुबारक हो, लड़की हुई है। अश्विनी कैसी है? शी इज फाइन। मैं नाना बन गया और तू पिता बन गया। विशु, विशु, अरे तू बुआ बन गई है, बुआ, और तेरा ये ब्रदर पापा। मुझे मालूम था कि लड़की ही होगी। न जाने क्यों मुझे ये महसूस हो रहा था कि तू मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगी, इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। सीधे अस्पताल से चले आ रहा हूं मैं तुझे ये खुशखबरी सुनाने। तेरे जाने के बाद जिंदगी से मानो लड़कपन ही चला गया था। अब कहीं नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें, कहीं नहीं जाने दूंगा मैं। अपनी सारी तमन्नाएं पूरी करूंगा मैं। हाँ, हम यही होगा तुम्हारा कमरा। हाँ यही होगा। मैं सारा नक्शा बदल दूंगा। ये सारी तस्वीरें भी मैं यहां से चेंज कर दूंगा। अरे तुम तो बहुत छोटी हो अभी, तुम्हें इन तस्वीरों से क्या काम। यहाँ देखो, यहाँ एक बड़ा सा टेडी बेयर रखूंगा। हाँ, और ये सब नहीं, ये क्या है? अब तो माँ को भी हमारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। मेरी हालत माँ से देखी नहीं गई। उसने वजह पूछी। मैंने आज तक अपनी माँ से झूठ नहीं बोला है, उसे सब कुछ बता दिया। माँ को तुम्हारी फोटो पसंद आ गई है। जवाब का इंतजार कर रहा हूं, तुम्हारा अमर। रघुनाथ के पास हमारी रिड्यूस कॉस्ट कैसे पहुंची, इस बात को लेकर विक्रम परेशान है और मैं हैरान। आप अपनी पोती की कसम खाकर कहिए, आप मिले थे रघुनाथ से? कैसी बातें कर रही हो, होश में तो हो। मुझे किसी की कसम खाने की जरूरत नहीं है। ऐसी हरकत मैं गलती से भी नहीं कर सकता। हमारे सारे डीलर्स को मैंने कांटेक्ट किया था और मैंने ही ये रिड्यूस कॉस्ट की अमाउंट उन तक पहुंचाई। किसी और को दी थी अमाउंट? अमर को दी गई थी ये रिड्यूस कॉस्ट की अमाउंट। अमर को? आया फलवाला आया। राजकुमारी का चाचा आया। कहाँ है हमारी राजकुमारी? उसके कपड़े बदलने ले गए। ये देख, उसके लिए खिलौना लेकर आया हूँ। बल्लू, और 6 महीनों तक वो इसके साथ नहीं खेल पाए। अरे खेलेंगे यार। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे फैक्ट्री जाना। विक्रम से कहिए मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। शायद मैं उससे न मिल सकूं, वो घर पर होगा। अरे क्या हुआ है उसे? यहाँ भी उसका आना जाना कम हुआ है। चलो मैं चलूं? हाँ चल। रघुनाथ जी की ऑर्डर के बाद वो बहुत अपसेट हो गया है। क्या ऑर्डर लगा रखा है, मानो ये दुनिया का आखिरी ऑर्डर हो। अरे यहाँ इतना प्यारा खुशी का मौका है, उस नन्ही सी जान की आंखों में लाख रुपए की मस्ती है, और यहाँ उसे बस ऑर्डर की पड़ी है। आने दो, उसे बात करूंगा मैं। नहीं, तुम उससे कुछ मत कहना। और फिर बल्लू, ऑफिस में किसी का तो होना जरूरी है ना। तुम यहाँ हो, मैं यहाँ हूँ, फिर। हाँ ठीक है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हर चीज का एक मौका होता है। अरे भाई, बाप बना है वो, यहाँ पर आए, अपनी बेटी को गोद में उठाकर उसके साथ खेले, या तुम्हारे पास बैठकर बातें करें। काम के लिए और ऑर्डर के लिए तो क्या बाकी जिंदगी बड़ी है। बल्लू, तुम्हें क्या लगता है उसका जी नहीं करता होगा ये सब करने का, यहाँ आकर बैठने का, मेरे साथ बातें करने का? और फिर तुम तो उसे जानते हो ना,
एक बार कोई बात उसके दिमाग में आ जाए तो बस उसी के पीछे भागेगा वो, फिर वो चाहे बिजनेस हो या फिर उसकी निजी जिंदगी। भैया आपने मुझे बुलाया? बैठो बैठो बैठो। कई दिनों से मैं सोच रहा हूं कि हमारी कंपनी की एक छोटी सी अलग डिवीजन बनाई जाए जो हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को संभाल सके, और उस डिवीजन को तुम संभालोगे। मैं? इसी तरह तुम अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो, और फिर तुम्हें भी तो इंडिपेंडेंट बनना है। भैया ये तो आपका बड़प्पन है भैया, जो आप ऐसा सोच रहे हैं। टोटल फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के लिए तुम्हारी चंद डिटेल्स लगेंगी। मसलन तुम्हारे माता पिता का नाम, तुम जहां रहते हो उस गांव का नाम, घर का आता पता वगैरह वगैरह। किसका नाम लिखूंगा भैया मैं? किस गांव का पता लिखूंगा मैं? तुम्हारे माता पिता तुम्हारे बचपन में ही गुजर गए थे या फिर तुम्हारे बड़े होने के बाद? मुझे नहीं मालूम भैया। जब मैंने होश संभाला तो अपने आप को अनाथ आश्रम में पाया। तब से लेकर आज तक जिंदगी ऐसे ही कटी है। ना किसी ने मां का नाम बताया और ना ही पिता का। ना तो किसी ने घर का पता बताना जरूरी समझा। जब किसी को पता ही नहीं तो क्या बताता। मगर विशु ने मेरी जिंदगी की सारी कमियां पूरी करने का वादा किया था। मगर वो भी मुझे छोड़कर चली गई। सॉरी, मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया। दुख की क्या बात है भैया? सच्चाई है, कड़वी तो होगी। बहुत चाहते थे तुम विशु को। क्या विशु तुम्हारी इस सच्चाई से वाकिफ थी? मेरी सच्चाई जानने के बावजूद भी वो मुझे चाहती थी। उसका दिल भी उतना ही बड़ा था भैया जितना आपका है। तुम जाओ, मैं ये डॉक्यूमेंट्स बना के तुम्हारे पास भेज दूंगा साइन करने के लिए। थैंक यू भैया। फैक्ट्री चलता हूँ मैं।